हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आजकल की जो परिस्थितियां हैं उनसे सब परिचित हैं। ये होता क्या है, लड़का लड़की की शादी होती है, कुछ दिनों तक सब ठीक रहता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब उनके बीच प्रॉब्लम्स होती हैं तो लड़की जो है या लड़की के घर वाले, लड़की दोनों सब झूठे एलिगेशंस लगाते हैं या धमकी देते हैं लड़के वालों को कि भाई जो है हमें इतने रुपए दो वरना हम तुम पर झूठे आरोप लगा देंगे, झूठे मुकदमों में फंसा देंगे, डीवी 498A, मेंटेनेंस, डाइवोर्स वगैरह वगैरह। ऐसी सब धमकियाँ लड़के को मिलने लगती हैं। लड़के ने कभी सोचा भी नहीं होता कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, और जो है वो केसेस में उसकी ज़िंदगी भर जो है केसेस में ही निकल जाते हैं। कई बार होता है दोस्तों कि लड़का या लड़की को अगर कोई बीमारी होती है तो वो शादी से पहले छुपाई जाती है, शादी तक छुपाई जाती है। उसके बाद शादी के बाद पता चलता है कि अरे इस लड़की को या फिर इस लड़के को तो ये डिजीज़ था और इसके घर वालों ने हमें बताया नहीं ताकि शादी हो जाए। उसके बाद फिर जो ऑपोजिट पार्टनर है वो केस डालता रहे, उसकी ज़िंदगी जो है फिर वही तब भी केसेस में ही जाती है। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए लड़की वाले कहते हैं कि भाई हमने तो 50 लाख रुपए लगाया, 20 लाख रुपए लगाया, जबकि उन्होंने इतने एक्चुअल में इतने रुपए नहीं लगाए होते, या कई बार कुछ भी नहीं लगाया होता, सब कुछ अदर पार्टी ही लगाती है। लेकिन तब भी जब आरोप लगाने की बारी आती है कि भाई हमने तो इतने लाख रुपए लगाए, हमें इतने रुपए अपना वापस चाहिए, तब वो फिर अपना बिग अमाउंट मांगती हैं, ये बड़ी रकम मांगती हैं कि भाई हमें इतना रुपया दो। तब भी लड़के वालों पर प्रेशर। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि मान लीजिए जब झगड़ा हुआ तो वाइफ जो है वो अपनी मर्जी से चली जाती है, अपनी सारी चीज़ें लेकर, अपने सारे गहने, सारा जो भी उसको कैश मिला होता है शादी के टाइम पे, या उसके बाद सारा अपना पैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह लेके चली जाती है। और उसके बाद जब केस फाइल करने की बारी आती है तो वहाँ पे वो 406 भी लगा देती है। मतलब कि ये कहती है कि भाई इन्होंने तो मेरे जेवर वगैरह, मेरा कैश वगैरह मुझे दिया ही नहीं, जो मेरा स्त्री धन है जो मुझे शादी में मिला था मुझे, तो वो चीज़ भी लगा देती है उन पर, जबकि वो सारी चीज़ अपने साथ ले गई। लेकिन तब भी जब केस फाइल करने की बारी आती है कि भाई इन्होंने तो मेरा सामान रख लिया सारा और मुझे मेरा स्त्री धन दिया ही नहीं, तो यहाँ पे फिर लड़के वालों पर प्रेशर मेंटेन हो जाता है कि वो क्या करें। कई बार लड़के को रीमैरिज के लिए जाना होता है तो फिर वो उसकी ज़िंदगी जो है केसेस में ही निकल जाती है। जब तक वो इन केसेस से फ्री नहीं होगा वो रीमैरिज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सिचुएशंस डील करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो ऐसा क्या सॉल्यूशन है कि इन सब से हम आसानी से बाहर आ सकें, इन सब में फंसे ही ना, ऐसी सब होने की कोई भी प्रोबेबिलिटी, कोई भी चांसेस ही ना रहे कि हमारी लाइफ केसेस में इन्वॉल्व होने से बच जाए। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो ये चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये कहने की ज़रूरत नहीं है मेरे कि आज की वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पे भी ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए ऐसी लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली लाते रहते हैं और हमारी लीगल वीडियोस की अपडेट्स तुरंत आपके पास पहुँचे। दोस्तों, जब भी कोई इंसान अपनी या अपने बच्चों की शादी अरेंज करने के लिए जाता है तो आजकल की परिस्थितियां देखकर उसके मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि भाई मेरे साथ भी ऐसा कहीं ना हो जाए आगे चल के कि मेरी बच्चे की ज़िंदगी या मेरी ज़िंदगी आगे केसेस में ही ना चली जाए, ना मैं इतने सारे केसेस में इन्वॉल्व हो लूँ। तो ये चीज़, ये डर हर एक के मन में आजकल रहता है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रावधान दोस्तों इंडिया में न होने के बावजूद भी आप अपनी मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बना सकते हैं। और वो कैसे? जब भी आप अपने बच्चे की या फिर अपनी शादी की बात करने के लिए जाते हैं, चाहे लड़का लड़की दोनों में से कोई भी हो, किसी भी साइड में से, ये चीज़ दोनों के लिए कॉमन है जो मैं बता रही हूँ। आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स करें। आप उनसे ये कहें कि भाई हम एक रजिस्टर्ड अग्रीमेंट बनवाएंगे जिसमें हम सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे जो भी शादी से रिलेटेड है, लड़का लड़की से रिलेटेड है, ताकि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो किसी भी पार्टी के लिए। अगर आप दोस्तों रजिस्टर्ड अग्रीमेंट बनवाते हैं, करवाते हैं, तो ये दोनों ही पार्टीज़ के लिए फ़ायदे की बात रहती है कि अगर मान लीजिए आगे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिस्प्यूट होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो कोई भी अननेसेसरी डिमांड ना कर पाए, कोई भी दूसरी पार्टी को फालतू ना फंसा पाए। तो ये चीज़ जो है इसलिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहती है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपका रजिस्टर्ड अग्रीमेंट है, ये कई लोग क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे अग्रीमेंट बनवा के और उसे जो है नोटराइज करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो नोटराइज्ड अग्रीमेंट है दोस्तों, इसकी कोर्ट में वैल्यू इतनी नहीं होती है, क्योंकि जो
सामने वाली पार्टी है, जो आपकी अपोजिंग पार्टी है, वो कह सकती है कि ये अग्रीमेंट तो भाई मेरे से ज़बरदस्ती कराया गया था, गन पॉइंट पे मेरे से इस पे साइन करवाए गए थे, या कुछ भी XYZ, क्योंकि वो कोर्ट से बाहर होता है। तो इसीलिए उसकी जो आपका ये नोटराइज्ड अग्रीमेंट होता है, इसकी इतनी वैल्यू कोर्ट में नहीं होती है। कोर्ट इतना ज़्यादा उसको नहीं प्रेफर करती है, नहीं मानती है। इसीलिए आपको रजिस्टर्ड अग्रीमेंट करवाना ज़रूरी है, मतलब कि रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर जो होता है तरीका, उस तरीके से रजिस्टर्ड करवाना आपको ज़रूरी होता है। हालांकि इसमें कुछ पैसे खर्च होते हैं, कुछ आपके स्टैम्प पेपर्स लगते हैं, जो कि अलग अलग स्टेट का हिसाब होता है कितने स्टैम्प पेपर लगेंगे, कुछ आपकी कोर्ट फीस होती है, रजिस्ट्रार की फीस होती है। तो लेकिन जहाँ दोस्तों हम इतने लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, वहाँ कुछ हज़ार रुपये अगर हम रजिस्टर्ड अग्रीमेंट में कर देंगे तो हम उन सब सरदर्दी से बच जाएंगे, केसेस में इन्वॉल्व होने से बच जाएंगे। हमारा जो पैसा वहाँ उसमें खर्च होगा, जो हमारी लाइफ, हमारा टाइम, मनी सब वेस्ट होगा, हम उस चीज़ से बच जाएंगे। क्योंकि दोस्तों फ्यूचर का हमें पता नहीं होता, बुरा वक्त किसी के साथ भी आ सकता है। आपको नहीं पता कि आप जिस लाइफ पार्टनर से आप शादी कर रहे हैं कि वो इन फ्यूचर आपके साथ क्या कर दे। तो आपको हर सिचुएशन में, हर हाल में आपको खुद को प्रिपेयर रखना है, तैयार रखना है। अब इस अग्रीमेंट में आप क्या क्या चीज़ें मेंशन करेंगे दोस्तों, हम ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आएगी डेट ऑफ मैरिज। दूसरा पॉइंट आएगा कि कोई भी बाउंडेशन, मतलब कि कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं हो रही है आपके साथ, आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। तीसरी चीज़ आएगी एज को लेकर कि भाई लड़का लड़की की इतनी एज है, ताकि कोई एज का इशू ना हो बाद में। इसके बाद चीज़ आएगी, जो आपकी चौथी चीज़ है वो आएगी कि कोई भी बीमारी नहीं है लड़का या लड़की को, दोनों में से किसी को भी। ये पॉइंट इसलिए दोस्तों ताकि इन फ्यूचर अगर आपके पार्टनर की कोई बीमारी सामने आती है जो शादी से पहले छुपाई गई ताकि शादी हो जाए, तो आप इस रजिस्टर्ड अग्रीमेंट की मदद से उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकें। तो यहाँ पे जो है, अगर सामने वाली पार्टी के मन में खोट है तो वो वहीं सामने आ जाएगा, वो इस अग्रीमेंट को करने से मना कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे, खुल के बातचीत करेंगे, उसके बाद ही आप मैरिज के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हेल्थ का पॉइंट आ जाएगा कि कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए बाद में बीमारी सामने आई, तब भी आपको केसेस में इन्वॉल्व होना ही है, तो वो उन केसेस में इन्वॉल्व होने से हम बच जाएं, इसीलिए ये पॉइंट आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी होता है, कोई संक्रमित बीमारी है या कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, तो वो चीज़ फिर वहाँ आदमी पछताता है कि भाई मैंने ऐसे घर में ऐसी लड़की से या ऐसे लड़के से क्यों शादी कर ली। इसके अलावा दोस्तों ये पॉइंट आना चाहिए कि कोई भी किसी भी फैमिली मेंबर का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है उस मैरिज से रिलेटेड, मतलब कि सब अग्री हैं उस मैरिज के लिए। अगला पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि कितना पैसा हर एक पार्टी खर्च कर रही है इस शादी में। हस्बैंड वाइफ दोनों की तरफ से कितना खर्चा हो रहा है, उनके परिवार की तरफ से कितना खर्चा हो रहा है, ताकि इन फ्यूचर जैसे अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो लड़की वाले ये ना कह सकें कि भाई हमने तो इतने लाख रुपए लगाया, जबकि लगाया उन्होंने बहुत कम होता है। अगला पॉइंट दोस्तों ये आना चाहिए कि जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो उस लड़की को कितना पैसा दे रहे हैं अपनी तरफ से। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे दहेज शब्द ना आए, क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, कानूनी अपराध है। तो यहाँ पे आपको डाउरी दहेज मेंशन नहीं करना है, यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है एज अ गिफ्ट कि लड़की जो है, जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चे को गिफ्ट देते ही देते हैं शादी पे, तो वो कितने गहने दे रहे हैं या कितना कैश दे रहे हैं, कितनी प्रॉपर्टी वगैरह सब उस अग्रीमेंट में मेंशन करी जाए कि लड़की को अपने पेरेंट्स की तरफ से ये मिला है। और इन फ्यूचर अगर उनके मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी विवाद उठ खड़ा होता है, तो कितना कुछ मतलब क्या क्या चीज़ें जो है लड़के वाले लड़की वालों को रिटर्न करें, ताकि ये पॉइंट इसलिए दोस्तों ताकि इन फ्यूचर लड़की वाले डिमांड ना कर सकें, अननेसेसरी डिमांड ना कर सकें कि भाई हमें तो इतने लाख रुपए चाहिए, हमने तो इतना लाख दिया था अपनी लड़की को, हमने तो ये दिया था, ये दिया था। इस तरह से जो भी आजकल हो रहा है, तो इन सब प्रॉब्लम से आप बच जाएं। तो इसलिए ये चीज़ अग्रीमेंट में ज़रूर मेंशन करें। इसके अलावा दोस्तों और भी कोई कंडीशंस हो सकती हैं जो आपके लिए नेसेसरी, आपको लगता है कि ये सब होनी चाहिए, तो वो भी आप उस अग्रीमेंट में लिखवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये याद रखिएगा कि आपको नोटराइज्ड अग्रीमेंट नहीं करवाना है, आपको रजिस्टर्ड अग्रीमेंट करवाना है, क्योंकि उसी की वैल्यू होती है कोर्ट में। अगर आपने रजिस्टर्ड कराई है कोई चीज़, तो अगर आप कोई बंदा उसके अगेंस्ट जाता है तो आप एक्शन ले सकते हैं, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। मतलब कोर्ट जो है वो रजिस्टर्ड अग्रीमेंट को मानेगी ही, ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट उसे मान्यता ना दे। तो इसीलिए आपको अपनी जो मैरिज है रजिस्टर्ड अग्रीमेंट के द्वारा अपनी मैरिज को आपको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बनाना है, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होगी, ताकि इन फ्यूचर कोई भी किसी भी तरह का विवाद हो तो आप उससे इजीली बाहर आ सकें, आपको कोई तकलीफ ना हो, आपको केसेस में इन्वॉल्व ना होना पड़े।
जब आप अपने एग्रीमेंट को रजिस्टर कराएंगे दोस्तों, उसमें आपकी फ़ोटो लगेंगी, आपकी आईडीज़ लगेंगी लड़का लड़की दोनों की, और उसमें आपको कोर्ट में जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पे जाके प्रॉपरली रजिस्टर्ड कराना है। इसमें दोस्तों आपके, जैसे मैंने पहले कहा कि कोर्ट फीस लगती है आपकी, रजिस्ट्रार ऑफिस में फ़ीस पे करनी होगी आपको, स्टैम्प पेपर्स लगेंगे, अलग अलग स्टेट के हिसाब से होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप सेफ हो सकते हैं इन फ्यूचर। अगर लड़की जो है वो झूठा आरोप लगाती है कि ये 498A हो गया या फिर 406 IPC हो गया, जब वो कहती है कि भाई मेरे को स्त्रीधन नहीं दिया मेरा, या कुछ भी डोमेस्टिक वायलेंस करा, मेरे को मारा पीटा, भले ही उसे पलकों पर रखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती है मैरिज में, जो कहीं ना कहीं जो है कोर्ट जाना पड़ता है उन्हें उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए। तो अगर आप पहले से ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेंगे, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाएंगे जिनमें ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, तो आपको यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो जाए, कोर्ट से आपको उसकी स्लिप मिल जाए, रिसिप्ट मिल जाए, उसके बाद ही आप मैरिज के लिए जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और आगे से आगे लोगों को इससे वाकिफ कराइए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।